किस्म की जो डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और ये डिफेक्ट्स बेसिकली टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है डिसलोकेशंस। और समटाइम्स वी आल्सो कॉल देम लाइन डिफेक्ट्स, बट देयर आर टू टाइप्स। अच्छा, और ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल डिफेक्ट्स की टाइप है। तो लेट्स गो थ्रू द कंटेंट। Dislocations are line imperfections in an otherwise perfect crystal. They typically are introduced into a crystal during solidification of the material or when the material is deformed permanently. तो जब हम मटेरियल की डिफॉर्मेशन कर रहे होते हैं या उसको सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त ये जो डिफेक्ट्स हैं ना, ये सामने आते हैं या इनको क्रिएट किया जाता है। ये तकरीबन हर मटेरियल के अंदर पाया जाता है। और ख़ास तौर पे ये दो तरह के फिनोमेनाज या प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो डिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, और इसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथनिंग, जैसे सॉलिडिफिकेशन हम कह रहे हैं, जब मटेरियल स्ट्रेंथनिंग की जाती है उस वक्त भी इन डिसलोकेशंस को यूज किया जाता है। तो इट मींस कि ये इन दो प्रोसेसेस के अंदर डिफॉर्मेशन जो डिसलोकेशंस हैं, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये दो तरह की होती हैं। एक होती है स्क्रू डिसलोकेशन और एक होती है एज डिसलोकेशन। एंड देयर इज अ थर्ड टाइप एज वेल विच इज मिक्स डिसलोकेशन, जिसके अंदर दोनों टाइप्स आ जाती हैं, स्क्रू भी और एज भी साइमल्टेनियसली मटेरियल के अंदर मौजूद होती हैं। डेफिनेटली एक जो रियल लाइफ मटेरियल है उसके अंदर मिक्स डिसलोकेशंस का चांस ज्यादा होता है, बट वी विल डेफिनेटली डिस्कस देम वन बाय वन। तो स्क्रू डिसलोकेशंस जो हैं, ये अगर हम इसको देखें तो we will get to know about them by considering this particular you can say type। स्क्रू का मतलब ये है कि जैसे ये कील है ना, जब इसको हम when this screw is being tightening or being loosen in some material, तो इसको घुमाया जाता है। तो बिल्कुल ये आप देखें, इसका जो पाथ है ना, ये हेलिकल स्प्रिंग की तरह है। अच्छा, अब अगर आप किसी भी सॉलिड मटेरियल के अपर और लोअर जो एजेस हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर घुमाएं और इनमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करें, तो इसके अंदर जो डिसलोकेशन प्रोड्यूस होगी ना, दैट डिसलोकेशन विल बी स्क्रू डिसलोकेशन। सो इट मींस के इट represents a screw like motion in during the deformation of a solid material, और इफ स्पेशली इफ इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम ये देख रहे हैं कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, और जो डिफॉर्मेशन है वो आप देखें कि हम वन यूनिट सेल यानी यूनिट सेल बाय यूनिट सेल उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर इस ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये स्क्रू डिसलोकेशन की जो एक मैग्नीट्यूड है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे आप देखें कि जिस वक्त इसको इसके अंदर इसको स्क्रू अप किया गया है, इसको इट इज बीइंग स्क्रूड, और इसके अंदर स्क्रू डिसलोकेशन जब क्रिएट की जा रही है, तो उस वक्त इसके जो दो पोर्शंस हैं वो इस तरीके से यूनिट सेल बाय यूनिट सेल एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये जो नीचे वाला प्लेन है, ये वन यूनिट सेल अपने एज से आगे आ चुका है। ये आप देखें, ये वन यूनिट सेल आगे आ चुका है। अच्छा, अब जब ये वन यूनिट सेल आगे आ चुका है और यहाँ पर एक इजाफी प्लेन जो है ना, ये क्रिएट हुआ है, और ये बेसिकली स्क्रू डिसलोकेशन की वजह से क्रिएट हुआ है। और लेटर ऑन हम कहेंगे कि दैट इज अवर this plane is moving when we will consider that how dislocations move inside a material। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिस इज द डिफॉर्मेशन, और ये स्क्रू डिसलोकेशन के नतीजे में ये एक डिफॉर्मेशन प्लेन जो है ना, ये प्रोड्यूस हुआ है। और ये डिफॉर्मेशन को क्वांटिफाई हमने किया है। आप देख सकते हैं कि ये वन, इसका मतलब है कि ये यूनिट सेल बाय यूनिट सेल हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डिफॉर्मेशन को। यहाँ पर ये जो एज है, ये वन यूनिट सेल जो है ना, ऑफसेट क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो ओरिजिनल इसकी इसकी जो ऑर्डर था उससे ये वन यूनिट सेल आगे आ चुका है, ये वाला हिस्सा। ये जो है इसको हम स्क्रू डिसलोकेशन जो है ना, दैट व्हाट वी विल से टू इट। ओके, नाउ वी मूव ऑन।
अच्छा, अब अगर आप देखें तो अगर इसका जो एज है यहाँ पर, ये जो डिसलोकेशन है ये क्लॉकवाइज कंसिडर की जा रही है, यानी आप यूं कह लें कि इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। अच्छा, अब इसकी डिफॉर्मेशन को असेस करने के लिए हम अगर इसके ऊपर इक्वल जो रिपीट लेंथ होती है ना, या यूनिट सेल लेंथ, यानी कि अगर आप देखें जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज एक लूप बनाएं तो ये डिस्टॉर्टेड लूप है। अगर ये स्क्रू डिसलोकेशन प्लेन यहाँ पे ना होता तो ये जो स्क्वायर है, अगर हम इसके ऊपर एक क्लॉकवाइज स्क्वायर्ड लूप बनाते तो ये डिस्टॉर्टेड ना होती ना, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता। लेकिन अभी डिसलोकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अब ये देखें कि ये जो स्क्वायर बनाया गया है ये किस तरह बनाया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, ये यूनिट सेल डिस्टेंस है ना, तो ये रिपीट डिस्टेंस भी हो सकती है ना, क्योंकि ये इस कॉर्नर पे भी एक एटम हो सकता है, इस कॉर्नर पे भी एक एटम हो सकता है। सो इट मींस 4 रिपीट डिस्टेंसेस ऑन ईच साइड। ये स्क्वायर हमने लिया, तो जब भी कोई स्क्वायर हम इस तरह बनाएंगे, लूप बनाएंगे, इसको सर्किट भी कहते हैं। तो ये जो लूप है ना, ये इक्वल रिपीट डेंसिटीज को लेकर एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाई जाती है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, देर इज अ डिस्टॉर्शन ऑन दिस साइड जहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन है, और ये जो डिस्टॉर्शन है ये अ, एक यूनिट सेल की है। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एरो जैसे ये एरो है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि ये आपकी जो है ना ये क्लॉकवाइज थी, तो जो यहाँ पर ये जो कंप्लीट करने के लिए ना मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाऊंगी, ये उसका स्टार्ट पॉइंट होगा, और ये जो दूसरा साइड है ये उसका फिनिश पॉइंट है। तो यहाँ पर एक एरो लगा दिया, अब एरो लगा दिया यानी लूप को क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया। ये जो एरो है, एरो डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट सेल के बराबर है। इसको कहते हैं बर्जर या बर्गर वेक्टर। तो ये आई विल कॉल इट बर्जर वेक्टर। तो ये जो बर्जर वेक्टर है ये क्या होता है, जब कोई डिसलोकेशन क्रिएट होती है स्ट्रक्चर के अंदर, स्क्रू या एज, तो उसके ऊपर जो, अगर हम उसके ऊपर एक क्लोज सर्किट बनाएं, उसके गिर्द गिर्द या एक लूप बनाएं, तो उस लूप के अंदर जो आ, आप कह लें कि इनकम्प्लीट पाथ रह जाता है, उस पाथ को मुकम्मल करने के लिए जो वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं बर्जर वेक्टर। तो ये हो गया इसका बर्जर वेक्टर। अच्छा, ये जो बर्जर वेक्टर है ये साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ये जो डिसलोकेशन का जो, यानी कि जिस प्लेन या ये जो लाइन है ना, इसके अलोंग ये डिसलोकेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो इट बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन की, जो डिसलोकेशन है ना ये इस डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर ये डिसलोकेशन प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो बर्जर वेक्टर है ये इस डिसलोकेशन लाइन के अलोंग है। बर्जर वेक्टर खुद क्या है, ये बेसिकली उस क्लोज लूप को मुकम्मल करने के लिए ये वेक्टर होता है, और ये वेक्टर ये भी बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रू डिसलोकेशन प्रोड्यूस हो चुका है। जैसे यहाँ पर ये बर्जर वेक्टर इस वक्त 1 यूनिट सेल लेंथ के बराबर है, इसी तरह जब ये बढ़ेगी तो ये 2 यूनिट सेल लेंथ के बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट ले। इट मीन्स कि ये बर्जर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बता रहा है कि कितनी डिसलोकेशन क्रिएट हो चुकी हुई है, और इसके साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन ये बता रही है कि ये किस तरफ को ये जो है ना ये प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आप देखें कि ये आउटर एज से जो पीछे वाला एज है उसकी तरफ ये डिसलोकेशन बढ़ रही है। सो ये लाइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डिसलोकेशन जिस तरफ बढ़ रही है ना, ये लाइन उस डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है, और इसको जो स्क्रू, यानी कि इसकी जो स्क्रूड मोशन है, हेलिकल मोशन है, वो क्लॉकवाइज है, यानी जो भी चीज इसमें डिसलोकेशन प्रोड्यूस कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको डिफॉर्म कर रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रेस जो है ना वो ऊपर से फोर्स लगाई जा रही होगी, एक नीचे से लगाई जा रही होगी, और इसको घुमाया जा रहा होगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक डिसलोकेशन प्रोड्यूस हुई है, और ये स्क्रू डिसलोकेशन है। ठीक है, तो बर्जर वेक्टर से भी हमें समझ आ गई डिसलोकेशन किस तरफ इंक्रीज कर रही है, किस तरफ ट्रेवल कर रही है, हमें उसकी भी समझ आ गई। तो बर्जर वेक्टर जो होता है ना वो ना सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन, और साथ ही साथ वो उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है।
और मैग्नीट्यूड किस होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिपीट डिस्टेंस और द यूनिट सेल, कितने यूनिट सेल उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑफसेट को बताता है बेसिकली। अच्छा, अब ये जो तमाम किस्म की डिसलोकेशंस होती हैं, ये डेफिनेटली वहां पर एक प्रेशर क्रिएट कर, एक आप यूं कह लें डिफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। तो डिफॉर्मेशन का मतलब है कि वहां पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, तो देयर इज अ स्ट्रेस फील्ड जनरेटेड। अब आप देखें ये डिसलोकेशन लाइन है और इसके नेबरहुड में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो ये बता रहा है कि इस एरिया के अंदर ये जो बॉडी है, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेस जो है ना उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब यानी कि इसके चारों तरफ स्ट्रेस डेवलप हो रही है बेसिकली, और ये shear स्ट्रेस है। तो shear स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रेस। जब एरिया के ऊपर स्ट्रेस लगती है तो ये जो डिसलोकेशंस होती है ना, ये बेसिकली एरिया के ऊपर होती है। सो इट मींस के यहाँ पर ये shear स्ट्रेस है, और ये तकरीबन इसका जो है ना फील्ड रफली, यानी कि इसकी कोई वी कैन नॉट असेस द क्वांटिटी, जैसे जैसे ये बढ़ेगी ना ये स्ट्रेस फील्ड बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि ये पूरी बॉडी के ऊपर एक्सपैंड कर जाएगा। तो इस वक्त इसका जो नेबरहुड एरिया है उसको मार्क किया गया है इस सर्कल में, और इस जगह के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेस फील्ड्स हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस का क्या यानी कि इफेक्ट होगा अगर हमने स्ट्रेस फील्ड आइडेंटिफाई कर ली। एक तो डेफिनेटली ये और डिसऑर्डर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक वाइड लेवल पे एक डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है, यूनिट सेल ब्रेक हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो shear स्ट्रेस फील्ड्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये जो डिसलोकेशन है ये यहीं तक नहीं रहेगी, यानी कि एक तो ये इस लाइन के अलोंग बढ़ रही है, प्लस ये मूव भी कर रही है, ये आगे की जानब मूव कर रही है, यानी ये राइट से डी से ये ए की तरफ इस तरफ को मूव कर रही है। यानी कि ये जो स्ट्रेस फील्ड्स होते हैं ये फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये उसके नतीजे में ये डिसलोकेशन में यानी कि एक किस्म की वो एक्सेलरेट करती है, फिजिक्स की टर्म में बात करें। सो इट मींस कि दिस डिसलोकेशन विल नॉट रिमेन इन दिस पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रादर ये अंदर की तरफ भी बढ़ रही है और ये आगे की तरफ भी मूव कर रही है। तो ये जो स्ट्रेस फील्ड्स होते हैं, ये जो shear स्ट्रेस होती है, इसका काम क्या होता है, यानी कि डिसलोकेशन को अक्रॉस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी मोशन को कंट्रोल करना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रेस को पूरी तरह क्वांटिफाई किया गया है। जो स्ट्रेस लगाई जा रही है, जैसे आप किसी चीज, दो चीजों को हाथों से घुमा रहे हो, एक को ऊपर से ऊपर वाले पोर्शन को एक डायरेक्शन में और नीचे वाले पोर्शन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो shear स्ट्रेस है उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाई गई है कि एज पे, लोअर एज के ऊपर ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, यानी पीछे से आगे की तरफ है, और अपर एज की तरफ ये आगे से पीछे की तरफ है। तो ये इस तरह से ये घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक shear, यहाँ पे एक जो है वो स्क्रू डिसलोकेशन क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब ये स्क्रू डिसलोकेशन जो है ये स्लोली स्लोली इट विल मूव फ्रॉम दिस एंड, यानी कि ये जो डी पॉइंट है ये आगे की तरफ ए की तरफ मूव करेगा, और ये इस ना सिर्फ ये पीछे की तरफ बढ़ रही है बल्कि ये आगे की तरफ भी मूव कर रही है। तो अब अगर आप गौर करें तो इसका जो बर्जर वेक्टर था वो डिसलोकेशन लाइन के अलोंग था, और ये जो डिसलोकेशन मोशन जो है, ये मूवमेंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो बर्जर वेक्टर के 90 परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रही है अगर आप गौर करें तो। ठीक है, इसको इसको हम स्लिप भी कहते हैं, ये स्लिप प्रोसेस है जिसके अंदर ये डिसलोकेशन जो है ये स्लिप करती जा रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर, और ये आप देखें कि ये अपने बर्जर वेक्टर के राइट एंगल के ऊपर ये मूव करेगी। बर्जर वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिसलोकेशन बढ़ रही है, और ये लाइन उसको शो कर रही है ये वाली, लेकिन ये वाला जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये स्लिप करती जा रही है आगे की तरफ, और ये जो है ये बर्जर वेक्टर के प्रीपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रिस्टल के दो हिस्से हैं, और एक जो है ऑफसेट पे जा चुका है, यानी यहाँ पर डिसलोकेशन प्लेन है, और ये डिसलोकेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर दूसरी टाइप की जो है डिसलोकेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। अगर हम प्रीवियस
को समराइज करें, जो हमने स्क्रू डिसलोकेशन को डिस्कस किया है, उसको अगर हम समराइज करें तो उसके अंदर वी हैव कंसिडर्ड बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 के वो किस डायरेक्शन के अंदर, स्क्रू डिसलोकेशन का मतलब है कि वहां पर कोई शेयर स्ट्रेस है और वो प्रेशर लगाया गया है, फोर्स लगाई गई है, प्रेशर पर यूनिट एरिया को बेसिकली हम फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फोर्स पर यूनिट एरिया या स्ट्रेस अप्लाई की है, शेयर स्ट्रेस अप्लाई की है, और वो शेयर स्ट्रेस ने स्क्रू डिसलोकेशन क्रिएट की। उसके अगर हम उसके सर्किट को यानी उस लोकेशन के गिर्द एक इक्वल रिपीट डिस्टेंसेस की तरह का एक स्क्वायर क्लॉकवाइज लूप बनाएं, तो वो क्लॉकवाइज लूप में जो इनकम्प्लीट पाथ होगा उसको कंप्लीट करेगा बर्जर वेक्टर। तो बर्जर वेक्टर जो होता है वो उस जो पाथ को कंप्लीट करता है, प्लस वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलोकेशन भी बताता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये बताती है कि डिसलोकेशन किस तरफ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो डिसलोकेशन किस तरह प्रोड्यूस हो रही है उसको भी बताता है। तो हमने बजर वेक्टर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने स्ट्रेस फील्ड के बारे में पढ़ा, और स्ट्रेस फील्ड उसके जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, और वो ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस होती है। और स्ट्रेस फील्ड्स का काम क्या होता है, स्लिप करवाना, यानी कि वो जो डिसलोकेशन है वो आगे की तरफ मूव करती है, और स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर वो बर्जर वेक्टर के राइट एंगल के ऊपर होगी। नाउ कम टू द एज डिसलोकेशंस। एज डिसलोकेशन कैसे होती है? अच्छा, एज डिसलोकेशन में अगर हम ये पीछे गौर करें तो यहाँ पर हमने इसको देखा है, ये देखिए अब हो क्या रहा है। ये आपके पास एक परफेक्ट सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर प्लेन्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर इसको थोड़ा और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इट्स कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। अच्छा, अब ये जो प्लेन्स है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम्प्लीट हाफ प्लेन जैसे इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब अगर इस किस्म की कंडीशन आ जाए तो इसे हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। अगर मैं इसके गिर्द उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाऊं बिल्कुल क्यूब की शक्ल में, आप गौर करें तो ये देखें, ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर लाइन आ रही है, और ये इनकम्प्लीट भी है, और इसने क्या किया है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है। क्रिस्टल जो है ना वो परफेक्टली बॉक्स की शक्ल में नहीं रहा, बल्कि ये ऊपर से फैल गया और नीचे से कंप्रेस हो गया। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आ गया है, और वो प्लेन्स के दरमियान आकर इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा है, और इसको हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल, अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम देखें, उसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है ड्यू टू एज डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये आप देखें कि जिस जगह पर वो एक्स्ट्रा प्लेन अंदर इंसर्ट हुआ है, उस जगह पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एटम्स जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो गए हैं, और ऊपर से जो बिल्कुल इसकी जो है ना अपर एज की, अपर पोर्शन की, और नीचे वाले पोर्शन की जो है ना फॉर्म, बिल्कुल जो शेप है वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब देखें ये बाहर से अंदर की तरफ ये प्लेन जा रहा है, और ये प्लेन जो है ना ऊपर से ये साइड आप देखें ना तो ये टी की शक्ल की है। तो इससे इस डिसलोकेशन का जो सिंबल होता है ना वो टी होता है। तो इस एज डिसलोकेशन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें बजर वेक्टर कैसे होगा, और ये डिसलोकेशन जो है कैसे इनकम्प्लीट लूप को क्रिएट करती है। अच्छा, यहाँ पर हम राइट हैंड रूल बनाएंगे, से इसको जो है ना वो कंसिडर करेंगे। ये टी अंदर की तरफ जा रही है, अगर हम कहें कि इट इज गोइंग इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन जो होती है ना उसको हम क्रॉस से शो करते हैं। ये देखें, इनटू द प्लेन का मतलब है कि हम क्रॉस देख रहे हैं, तो आप समझें कि ये जो डिसलोकेशन है ना ये अंदर की जानब है, तो इसका जो हमारा जो थंब है वो डिसलोकेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो हमारा हैंड है ना, यहाँ पे हम क्लोज सर्किट बना सकते हैं। अच्छा, आप क्लोज सर्किट उसी तरह हमने इक्वल रिपीट डिस्टेंस लेनी है, और 4 एक बड़ा सूटेबल नंबर होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन इधर क्या हुआ, यहाँ पर जब 4 को मिलाया तो दरमियान में चूंकि पांचवा था, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, एक इनकम्प्लीट लूप का पाथ यहाँ पर बन गया। इसको मुकम्मल करने के लिए
हम क्या करेंगे कि इधर ये इसका अब ये जो लूप थी ना, ये क्लॉकवाइज थी, याद रखिए। तो ये इस साइड से जा रही थी और ये क्लॉकवाइज लूप थी। अच्छा, हमने एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट हमने बर्जर वेक्टर बनाना है। ये देखिए, जब हमने इस बात को मुकम्मल किया तो हमारा बर्जर वेक्टर बन गया। ये 1 यूनिट सेल लेंथ के बराबर है इस वक्त। तो ये देखें, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फिनिश पॉइंट है। ठीक है। अब ये डेफिनेटली बता रहा है कि जब यहाँ पर ये 2 लेंथ के बराबर ये गैप पैदा होगा तो ये बर्जर वेक्टर को हमें बड़ा करना पड़ेगा। इसी तरह से 3 अगर के बराबर पैदा होगा तो हमें बर्जर वेक्टर की लेंथ जो है ना वो 3 यूनिट सेल के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स दैट एज द लेंथ इज इंक्रीजिंग, तो हमें जो पता चलता जाएगा कि कितनी जो है ना वो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो डिसलोकेशन है ये किस तरफ को इंक्रीज कर रही है, इस बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये अंदर की तरफ कर रही है, लेकिन ये बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एज डिसलोकेशन जो है इसमें बर्जर वेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो टी होता है और ये एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। उसकी वजह से ये एज डिसलोकेशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब डेफिनेटली हुआ क्या, जब हमने डिफॉर्मेशन क्रिएट की तो एज डिसलोकेशन हमने जब प्रोड्यूस की उसके अंदर या किसी वजह से हुई, तो डेफिनेटली वहां पे स्ट्रेसेस थी, वहां पे फोर्सेस थी, फोर्स पर यूनिट एरिया थी। ठीक है। तो अब हमने देखना है कि उसके नेबरहुड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से स्ट्रेस फील्ड्स जो है ना वो जनरेट हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो जिस जगह पर ये अंदर हुआ है ना, इंसर्ट हुआ है ना, वहां पर हम कहेंगे कि इसने कंप्रेशन क्रिएट किया है, एक ऐसा दबाव क्रिएट किया है विच इज गोइंग टू कंप्रेस द नेबरिंग एटम्स। तो बाज़ाहिर हमें ये एक्सटेंशन नजर आ रही है, लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं है, बेसिकली ये कंप्रेशन फील्ड है। तो जिस जगह के ऊपर ये एज जहां से एंटर होना शुरू हुआ है, ये एज डिसलोकेशन, उसके नेबर एटम जो है वो कंप्रेशन स्ट्रेस फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नहीं है, यानी इट मीन्स के जैसे कोई चीज यहाँ पर एक प्लेन मिसिंग है, तो एक किस्म की यहाँ पे एक्सटेंशन हो गई है, यानी कि ये यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई है। तो ये आपका नीचे जो है ये कंप्रेशन फील्ड है और ऊपर जो है ये टेंशन फील्ड है। ठीक है। इसके ऊपर जो है ना इस पोर्शन के अंदर टेंशन स्ट्रेस फील्ड बना हुआ, टेंशन फील्ड है। और यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रेस फील्ड हैं, क्योंकि ये ऊपर से ये इस तरफ को मूव कर रही है और नीचे से ये जो प्लेन है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। और यहाँ पर आप देखें, इनको हम कहेंगे ये शेयर स्ट्रेस फील्ड्स हैं। तो इसमें 4 आपके पास रीजन इस किस्म के जनरेट हुए हैं इसके अराउंड। एक कंप्रेशन है जिसमें वो खुद मौजूद है, ऊपर वाला जो है वो टेंशन फील्ड है, और साइड वाले जो है ना ये इनको स्ट्रेस फील्ड हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो फील्ड्स हैं, ये जो फोर्सेस हैं, दे विल मेक दिस डिसलोकेशन टू स्लिप अक्रॉस द स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये अब स्ट्रक्चर के अंदर स्लिप होगी, किसी एक तरफ को ये इसने मूव करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम इस प्लेन की मूवमेंट को बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हम ये डिफॉर्मेशन खुद क्रिएट कर रहे हैं। सपोज हम लेफ्ट साइड से दबा रहे हैं इसको। ठीक है। और ये जो डिसलोकेशन है ए साइड पर मौजूद थी। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां से इसको प्रेस करना शुरू किया। ठीक है, यानी स्ट्रेस अप्लाई करनी शुरू की लेफ्ट साइड से। तो ये ए से बी की तरफ जाएगी, बी से फिर ये सी की तरफ जाएगी, सी से डी की तरफ जाएगी। फाइनली ये मूव करते करते ये जो है ना ये बाहर निकल जाएगी, यानी कि ये इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चली गई है, डी पॉइंट को भी आगे से आगे गुजर गई है। ठीक है। तो अब अच्छा, आप यहाँ पे आप देखें कि ये जिस प्लेन के अलोंग ये मूव कर रही है ना वो इसका स्लिप प्लेन है। ठीक है। ये देखिए आप, ये इस प्लेन के साथ साथ ये मूव कर रही है। ठीक है। तो इट मींस के ये इट इज स्लिपिंग अक्रॉस द क्रिस्टल। ठीक है। और ये इसकी इस डेफिनेटली यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन भी इस तरफ मौजूद है। और अगर मैं ये पूरा प्लेन कंसिडर करूं तो ये इस प्लेन
कि पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर ये मैं इसको प्लेन मान लूं, ये जो इसका, तो ये प्लेन है, स्लिप प्लेन है। और अगर मैं सिर्फ ये डायरेक्शन देखूं तो ये स्लिप डायरेक्शन भी है। तो समटाइम्स हम स्लिप प्लेन कंसिडर करते हैं, समटाइम हम स्लिप डायरेक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। डायरेक्शन एक ही लाइन को हम कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन आपको पता है वो सिंगुलर होती है, ठीक है, ट्रांसलेशनल होती है, और प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, राइट। तो ये इसका स्लिप प्लेन है और स्लिप डायरेक्शन इस तरफ को है, राइट। तो डेफिनेटली इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेस, यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जांपल कोट की है, ये शेयर स्ट्रेस किसी तरफ से भी आ सकती है। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये हमेशा लेफ्ट से राइट ही होगी। इट मींस दैट ये किसी तरफ से भी आ सकती है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल कोट किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्ट्रेस जो है ना, ये इस डिसलोकेशन को स्लिप करवा रही है, स्लिप प्रोसेस हो रहा है, और ये आगे 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 जो है लेफ्ट से राइट की तरफ ये स्लिप जो है वन एटम यूनिट सेल पोजीशन से 1 by 1 ये मूव करती हुई राइट साइड पर मूव कर रही है। अच्छा, ये ऑल दैट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इज बेसिकली कोटेड ओवर हियर, ठीक है। और इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ये जो बर्जर वेक्टर है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट। हम इसको पढ़ लेते हैं। द कट विद एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ द एटम, द बॉटम एज ऑफ दिस इंसर्टेड प्लेन represents the edge dislocation. Edge dislocation की definition है: if we describe a clockwise loop around the edge dislocation starting at point X and traveling an equal number of atom spacings in each direction, we finish at point Y, one atom spacing from the starting point. If an edge dislocation were not present, the loop would close. The vector required to complete the loop is again the Berger vector. जैसे screw dislocation की थी बात। In this case, the Berger vector is perpendicular to the dislocation. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर जिस डायरेक्शन में डिसलोकेशन बढ़ रही थी, बर्जर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में था। यहां पर आपने इस चीज को रजिस्टर कर अपने माइंड में करना है कि बर्जर वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर है टू द डिसलोकेशन। इट मींस के बेसिकली डिसलोकेशन इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। लेकिन जो बर्जर वेक्टर है वो उसकी 90 के एंगल पर है। स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर ऐसा नहीं था। उसके अंदर जो बर्जर वेक्टर और जो डिसलोकेशन जिस तरह मूव कर रही थी वो दोनों सेम थे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, so by introducing the dislocation, the atom above the dislocation lines are squeezed too closely together, while the atom below the dislocation are stretched too far apart. The surrounding region of the crystal has been disturbed by the presence of the dislocation, ठीक है। T symbol, ये T वाला जो symbol है, is often used to denote an edge dislocation. The long axis of the T point toward the extra half plane, यानी कि ये जो line है, ठीक है। Unlike an edge dislocation, a screw dislocation cannot be visualized as an extra half plane of atom. यानी इसको हम ऐसा विजुलाइज नहीं कर सकते जैसे हमने स्क्रू डिसलोकेशन का प्लेन हमने लोकेट कर लिया था। और मिस डिसलोकेशन जो होती हैं उसमें दोनों तरह की होती हैं, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ लोकेशंस आर प्रेजेंट। तो इनको बेसिकली हम 1 by 1 ही पढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रेसेस की मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है, बट स्ट्रेसेस का जो स्ट्रेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया बाकायदा। स्ट्रेस जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच नॉर्मली जो है ना रियल लाइफ मटेरियल्स के अंदर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस राइजेस व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, जैसे प्रेशर की डेफिनेशन है ना, स्ट्रेस की भी वही है, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। शेयर इंटरेस्ट, शेयर स्ट्रेस, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस हमेशा होगी और टॉ उसका सिंबल होगा, arises when the force acts in a direction parallel to the area of interest, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस खुद जिस भी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका एक कंपोनेंट जो है ना वो डिसलोकेशन की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स यहाँ पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अब डिसलोकेशन मोशन को बेसिकली स्लिप प्रोसेस कहा गया है। So here we are discussing the chapter 4 of Askland book. तो इसके अंदर किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया, ये सारी बात मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली है, बट नाउ here we are discussing it again with respect to the aspect how Askland is explaining it.
सो लेट्स सी, ये वही प्रोसेस है जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, इसमें भी उसी तरह बताया गया है। इसमें वो कहता है कि ये जो डिसलोकेशन है, इसकी मूवमेंट ऐसी है जैसे कैटरपिलर नहीं होता, कैटरपिलर एक वक्त में अपनी सारी टांगों को नहीं उठाता, मिनिमम टांगों को या एक पोर्शन में की सिर्फ उठाता है। उसकी रीजन ये होती है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज रखता है। तो वो ये कहता है कि जो स्लिप का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैटरपिलर मूव कर रही, ठीक है। और जिस डायरेक्शन के अलोंग वो मूव कर रही है वो स्लिप डायरेक्शन होगी, और जिस प्लेन के अलोंग वो मूव कर रही है वो स्लिप प्लेन होगा। प्रोसेस क्या होगा? स्लिप। इसको स्लिप प्रोसेस कहते हैं। So when a sufficiently large shear stress acting parallel to the Berger vector is applied to a crystal containing a dislocation, the dislocation can move through a process known as slip. The bonds across the slip plane between the atoms in the column to the right of the dislocation shown are broken. यहाँ पे वो कह रहा है कि वो broken है. The atoms in the column to the right of the dislocation below the slip plane are shifted slightly so that they establish bonds with the atom of the edge dislocation. यानी कि वो bond भी साथ साथ बनाती जाती है आगे आगे जब move कर रही है, ठीक है। और in this way the dislocation has shifted to the right. If this process continues, the dislocation moves through the crystal until it produces a step on the exterior of the crystal. यानी बाहर आ गई है यहाँ पर, ठीक है। In the direction and the until it produces a step. और ये जो स्लिप की डायरेक्शन होगी ना, ये पैरेलल होगी बर्जर वेक्टर की। ये आपने देखी थी ना पहले, इसमें बर्जर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसमें स्लिप की जो डायरेक्शन है एज डिसलोकेशन के अंदर वो पैरेलल होगी, ठीक है। स्लिप की डायरेक्शन खुद वो बढ़ जिस डायरेक्शन में रही है दैट इज अनदर थिंग, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन मूव किस में रही कर रही है, बर्जर वेक्टर के पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है। Slip plane and a slip direction comprises a slip system. The top half of the crystal has been displaced by one Berger vector relative to the bottom half. The crystal has been plastically deformed. This is the fundamental process that occurs many times as you bend a paper clip with your fingers. The plastic deformation of metal is primarily the result of propagation of dislocations. अच्छा, अब यहां पर वो बात क्या कर रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है कि तीन चीजों का आपस में ताल्लुक बता रहा है, बर्जर वेक्टर, डिसलोकेशन की डायरेक्शन और डिसलोकेशन की जो मूवमेंट है यानी स्लिप, ठीक है। स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा, फर्ज करें ये स्क्रू, ये जो एरो है ना, ये बता रहा है ये क्लॉकवाइज एरो की स्लिप डिसलोकेशन इस डायरेक्शन के अंदर, स्क्रू डिसलोकेशन इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब जो बर्जर वेक्टर था वो इसके यानी कि जो बर्जर वेक्टर था वो इसके जो डिसलोकेशन की जो डायरेक्शन है ये उसके वो राइट एंगल पे था, ठीक है। और डिसलोकेशन की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो बर्जर वेक्टर की अ, के भी राइट एंगल पे होगी, ठीक है। तो इट वुड बी मूव्ड एट राइट एंगल, राइट। यहाँ पे हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। इस फिगर को देखें, ये जो फिगर ए है, ठीक है, इसके अंदर they are showing a schematic diagram or an edge dislocation that is subjected to a shear stress tau that acts parallel to the Berger vector and perpendicular to the dislocation line. तो dislocation line जो है वो ये है जिसके क्रॉस वो मूव कर रहा है, ठीक है। स्लिप वो लेफ्ट से राइट की तरफ कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ कर रही है, एज डिसलोकेशन की बात हो रही है। आप विजुलाइज करें इस मेथड को, इस प्रोसेस को, ठीक, इस प्रोसेस को का यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जो है ना वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ये उसकी डिसलोकेशन लाइन है वो टी वाली, और ये आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये स्लिप प्लेन हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब जो
यहाँ पर ये इसका स्लिप वेक्टर भी इसका उसने शो किया है बेसिकली। ठीक है, अब वो कहता है कि जो स्ट्रेस लग रही है ना, स्ट्रेस यहाँ पे तो जो स्ट्रेस थी ना वो उसकी डायरेक्शन में ही थी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी। अगर स्ट्रेस फर्ज करें किसी एंगल पे लग रही हो तो स्ट्रेस का कोई एक कंपोनेंट जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो स्लिप हो रही है। ठीक है, तो होता ये है कि जो भी स्ट्रेस किसी भी एंगल से लग रही हो फर्ज करें, उसके डेफिनेटली अगर स्ट्रेस वेक्टर है, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट्स बन जाएंगे प्रिपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, तो उसका वो वाला कंपोनेंट स्ट्रेस का काम करेगा जो स्लिप की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो जो डिसलोकेशन होगी वो जिस डायरेक्शन के अंदर स्लिप कर रही है ना, स्ट्रेस का जो वेक्टर कंपोनेंट है, एक कम से कम वेक्टर कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी पैरेलल कंपोनेंट उसका जो है ना वो स्लिप की डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा। ये यहाँ पर वो बात कर रहा है। ठीक है, a component of the shear stress must act parallel to the Berger vector in order for the dislocation to move, यानी slip process को मुकम्मल करने के लिए the dislocation line moves in a direction parallel to the Berger vector। अब B को देखें, B में स्क्रू डिसलोकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर वो कहता है कि फॉर अ स्क्रू डिसलोकेशन a component of the shear stress must act parallel to the Berger vector, यानी कि जो स्ट्रेस होगी ना वो हमेशा स्लिप की डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी अब वो जो स्लिप की जो और ये डायरेक्शन नेचुरली जो है ना ये डिसलोकेशन लाइन के अलोंग बनेगी और डिसलोकेशन लाइन पर होता है हमेशा बर्जर वेक्टर। तो दूसरे लफ्जों में शियर स्ट्रेस जो होगी उसका एक कंपोनेंट बेसिकली बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, वो ये कहता है इन ऑर्डर फॉर द डिसलोकेशन टू मूव। अब चाहे वो एज डिसलोकेशन हो तो चाहे वो स्क्रू डिसलोकेशन हो, ठीक है, तो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। द डिसलोकेशन मूव्स इन अ डायरेक्शन perpendicular to the Berger vector and the slip step that is produced parallel to the Berger vector। अच्छा, अब वो खुद जो है ना स्लिप की जो डिसलोकेशन जो खुद मूव कर रही थी, स्क्रू डिसलोकेशन की बात हो रही है और ये पहले हम बात कर चुके हैं कि वो खुद जब आगे की तरफ मूव कर रही थी ना तो वो बर्जर वेक्टर के राइट एंगल पर थी, लेकिन जो उसका स्टेप नहीं प्रोड्यूस हो रहा था वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में था। ठीक है, तो since the Berger vector of a screw dislocation is parallel to the dislocation line, specifically of the Berger vector and dislocation line do not define a slip plane, that's another thing, but the actual thing that we want to understand is कि यहाँ पर जो स्लिप स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर जो स्लिप मूव करेगी वो खुद मूव करेगी बर्जर वेक्टर के राइट एंगल पर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। और जो शियर स्ट्रेस है उसका जो शियर स्ट्रेस का एक जो कंपोनेंट है वो बर्जर वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, नॉट द सॉरी स्लिप डायरेक्शन, बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टेप प्रोड्यूस हो रहा है वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम जो एज डिसलोकेशन है उसके अंदर अगर इस चीज को दोबारा देखें तो इसके अंदर जो डिसलोकेशन है, यानी कि जो वापस जाते हैं हम पीछे, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो स्लिप हो रही है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही थी, यानी बर्जर वेक्टर के पैरेलल हो रही है। ठीक है, स्लिप जो है वो एज डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर के पैरेलल होगा, लेकिन जो स्टेप है ना अंदर की तरफ ये जा रही है, बढ़ जो रही है, ये बर्जर वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर होगा। ये स्क्रू डिसलोकेशन के अपोजिट है। जो डिसलोकेशन का जो स्टेप है यानी कि ये जो टी है ये अंदर की तरफ जा रही है, ये आपके जो बर्जर वेक्टर है उसके ये प्रिपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो स्लिप मूव कर रही है ये क्या कर रही है, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर ये मूव कर रही है तो ये बर्जर वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो जब भी दोनों केसेस के अंदर जो शियर स्ट्रेस होगी
उसकी एक यानी कि जो कंपोनेंट होना चाहिए वो बर्जर वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। एक कंपोनेंट जो है वो बर्जर वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि स्क्रू के अंदर क्या होता है कि जो ये जो आपकी स्क्रू डिसलोकेशन है, इसको अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको क्वांटिफाई किया था, ये बर्जर वेक्टर है इसका। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, और जो शेयर है ना वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर लग रही है, और खुद ये मूव किसकी डायरेक्शन में कर रही है, ये बर्जर वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है, तो स्लिप प्रोसेस जो होगा वो बर्जर वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जो स्ट्रेस होनी चाहिए, शेयर स्ट्रेस होनी चाहिए, वो बर्गर वेक्टर की कम से कम एक जो उसका कंपोनेंट होना चाहिए वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। स्लिप की जो मूवमेंट है वो बर्जर वेक्टर के प्रीपेंडिकुलर है, और स्लिप का जो स्टेप है वो अलोंग दी डिसलोकेशन लाइन है, यानी कि उसके पैरेलल है। अच्छा, जो एज डिसलोकेशन है उसमें उल्टा है, रिवर्स है। यहां पर स्लिप की जो ये जो इसकी जो डायरेक्शन है स्लिप, यानी कि ये स्लिप जो कर रही है वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में कर रही है, और जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो भी बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में, किसी एक कंपोनेंट डेफिनेटली बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, और स्लिप का जो स्टेप है वो बर्जर वेक्टर के प्रीपेंडिकुलर है। तो जो चीज वहां परपेंडिकुलर थी वो यहाँ पैरेलल है, और जो चीज यहाँ पैरेलल थी वो वहां परपेंडिकुलर है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन हमने करनी थी। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम रीअसेस कर लेते हैं। ये बर्जर वेक्टर जो है, ये स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है, तो डिसलोकेशन की जो डिसलोकेशन की जो मूवमेंट है वो इसके, यानी कि डिसलोकेशन की जो मूवमेंट है यानी स्लिप कह लें आप, जो स्लिप है वो बर्जर वेक्टर के प्रीपेंडिकुलर होगी, और डिसलोकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। और यहां पर रिवर्स है, डिसलोकेशन की जो डायरेक्शन है ना वो बर्जर वेक्टर की राइट एंगल है, और डिसलोकेशन की जो मूवमेंट है यानी कि जो स्लिप प्रोसेस हम कह रहे हैं, जिसको जो स्लिप प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे वी कैन पेस्ट इट है, यानी कि जो स्लिप है वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन में है, सपोज इट इज लाइक दैट। इस को आपने ना बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और क्वांटिफाई करना है। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस अप्लाई होती है, उससे डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है। दो तरह की डिसलोकेशन हो सकती हैं, स्क्रू डिसलोकेशन और लाइन डिसलोकेशन। और उनके जो बर्जर वेक्टर हैं वो बताते हैं कि डिसलोकेशन का मैग्नीट्यूड और वो किस डायरेक्शन के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को है। और जो स्लिप प्रोसेस होता है वो ये बताता है कि वो अंदर कैसे मूव कर रही है। जो भी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है उसका एक पोर्शन जो है, एक जो कंपोनेंट है वो बर्गर वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए टू कंट्रोल द प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब ये डेफिनेटली ये प्रोसेस नेचुरली इसके अंदर हो रहा होता है ना, हम तो बाहर से चलो प्रेशर लगा रहे हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो उसके अंदर स्लिप डिसलोकेशंस पैदा हो रही हैं वो तो कुदरती तौर पे हो रही है ना, हम तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में डिफॉर्म होगा। अचानक उसके अंदर आप देखें किसी चीज को आप तो रोड़े मरोड़े, तो उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, और वो क्रैक्स कहाँ कहाँ आते हैं, यानी कि हाउ शैल वी प्रिडिक्ट कि इस जगह पे क्रैक आएगा, इस जगह पे क्रैक आएगा, या इस जगह के ऊपर ये डिसलोकेशन होगी और ये इस तरफ को मूव करेगी, क्या हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम बेसिकली जो है इसके लिए हम डेफिनेटली एक जो प्रोसेस है फिजिक्स का उसको हम कंसिडर करेंगे। ये जो स्ट्रेसेस होती हैं ये क्यों होती हैं बेसिकली, ये ये जो डिसलोकेशन होती है ना ये मूव करती है टू बैलेंस द एनर्जी। ठीक है,
तो ये अपने आप को स्टेप, क्योंकि एक ये डिसबैलेंस्ड एनर्जी कन्फिग्रेशन होती है और ये मूव करती है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर आप ऊपर ले जाकर, हाइट पे ले जाकर किसी चीज को आप यू रिलीज इट, तो वो लो एनर्जी कन्फिग्रेशन की तरफ फौरन जाएगी। इसी तरह से ये जो डिसलोकेशन है, ये अपना पाथ खुद सेलेक्ट करती है और ये ऐसे पाथ को सिलेक्ट करती है जहां पर लो एनर्जी कन्फिग्रेशन, ठीक है, अपनी एनर्जी को लोअर करने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये जो स्लिप है, यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से ये डिसलोकेशन जो है ये प्रिडिक्ट की जा सकती है कि किस तरफ को जाएगी, इसका पॉसिबल स्लिप प्लेन या स्लिप डायरेक्शन कौन सी होगी। अच्छा, एक तो ये है कि ड्यूरिंग स्लिप अ डिसलोकेशन मूव्स फ्रॉम वन सेट ऑफ सराउंडिंग टू एन आइडेंटिकल सेट ऑफ सराउंडिंग। और ये जो पीरल्स नेब्रो स्ट्रेस है इक्वेशन है, ये इसकी क्वांटिफाई करती है कि ये किन चीजों पर डिपेंड करती है क्वांटिटेटिवली। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू मूव द डिसलोकेशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम लोकेशन टू अनदर, जहां पे जाकर वो रुक जाए, बैलेंस हो जाए। स्ट्रेस होगी टॉ इक्वल टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के डी ओवर बी। अब ये डी क्या है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और जो बी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द बर्जर वेक्टर है, और सी और के जो है ना ये मटेरियल के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ एन एम्पिरिकल इक्वेशन, ठीक है, जो बताती है कि जो भी स्ट्रेस है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, द डिसलोकेशन मूव्स इन अ स्लिप सिस्टम that requires the least expenditure of energy. Several important factors determine the most likely slip system that will be active. तो इसका मतलब है हर मटेरियल के अंदर कुछ फेवरेट स्लिप्स डायरेक्शंस होती हैं और उन्हीं डायरेक्शन के अंदर स्लिप हमेशा मूव करती है। तो वो कौन सी हैं, किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। अब आप गौर करें, ये जो डी है ना, ये चूंकि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है तो इसमें बी पर ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी ये, और डी पर इनवर्सली करेगी, रिवर्स है। ठीक है, इसका मतलब है बर्जर वेक्टर की जो लेंथ इंक्रीज होगी तो बेसिकली स्ट्रेस जो है ना वो डिक्रीज होगी। इसी तरह से अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज होगी तो स्ट्रेस डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज द डिसलोकेशन टू मूव इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द लेंथ ऑफ द बर्जर वेक्टर, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट आएगी। अगर जो है ये बर्जर वेक्टर की लेंथ इंक्रीज करती है तो ये जो स्ट्रेस है ना ये भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, तो ये डिक्रीमेंट की बजाय इंक्रीज आएगी। ठीक है, thus the slip this direction should have a small repeat distance or high linear density. तो अब स्लिप डायरेक्शन जो होती है ना उसके लिए क्या पॉसिबल है कि अगर ये जो आप डिसलोकेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये बर्जर वेक्टर की लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और बर्जर वेक्टर की लेंथ आपको पता है वो यूनिट सेल या वो रिपीट डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जहां पर रिपीट डिस्टेंस कम होगी ना, यानी कि हाई लीनियर डेंसिटी होगी, पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा, वहां पर जो है वो स्लिप डायरेक्शन पॉसिबली वो वाली साइड, वो वाली डायरेक्शन को चूज करेगी। द क्लोज पैक डायरेक्शन इन मेटल एंड alloys satisfy this criterion and are usually slip direction। तो जो क्लोज पैक डायरेक्शन होती है ना जहाँ पे पैकिंग डेंसिटी ज्यादा होती है, स्लिप अमूमन उस तरफ मूव करती है। अच्छा, अब इसको हम ये डी के साथ डिनोट करते हैं, रिलेट करते हैं। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज अ डिसलोकेशन टू मूव डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द इंटरप्लानर प्लेनर स्पेसिंग। यहाँ पे इंटरप्लानर स्पेसिंग बढ़ेगी तो जनाब ये जो स्ट्रेस है ये डिक्रीज होगी, रिवर्स है। ठीक है, स्लिप अकर्स मोस्ट इजीली बिटवीन प्लेन्स ऑफ एटम्स दैट आर स्मूथ एंड बिटवीन प्लेन्स दैट आर फार अपार्ट। ठीक है, यानी उनके जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है,
उधर जो है ना वो स्ट्रेस लेवल कम होगा, यानी वो ईज अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है ना, तो स्ट्रेस लेवल को कम करने की अपने ऊपर कोशिश कर रही है, तो ऐसे पाथ की तरफ जाएगी जहां पर स्ट्रेस कम हो, तो वो उस पाथ को अडॉप्ट करेगी सीक्वेंस के मुताबिक जहां पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है ना वो ज्यादा है, यानी स्मूथ पाथ है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो प्लेन्स होते हैं ना जिनकी हाई प्लेनर डेंसिटी होती है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इसलिए ये जो अगर इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात की जाए तो उसको प्लेन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो क्लोज प्लैग प्लेन है उनकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो बजर वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोज पैक डायरेक्शन की तरफ जाएगी और क्लोज पैक प्लेन की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेस को कम करना है, जो स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रही है उसको उसने कम करना है, वो इसलिए मूव कर रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक जिस जिस पैरामीटर के जरिए स्ट्रेस कम हो रही है वो उस तरफ को मूव करेगी, और ये कंडीशन जो है ऑथर के मुताबिक ये हाई प्लानर डेंसिटी वाले प्लेन्स या हाई पैकिंग डेंसिटी वाली जो है ना वो डायरेक्शंस फुलफिल करती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल्स होते हैं ना उनमें डिसलोकेशंस आसानी से मूव नहीं करती, क्योंकि डायरेक्शनलिटी होती है बॉन्ड्स की, राइट। और इसलिए पॉलीमर जो होते हैं ना, पॉलीमर उनके अंदर ये डिफॉर्मेशन ज्यादा, मतलब ये इतनी इजीली वो डिफॉर्मेशन उनमें क्रिएट नहीं की जा सकती, राइट, पॉलीमर्स में। लेकिन जो सॉलिड मटेरियल आयनिक होते हैं ना उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो डिसलोकेशन होती है ना ये चार्ज बैलेंस को भी इफेक्ट करती है, और बॉन्ड डेफिनेटली इनकी वजह से बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं। अच्छा, अब जो पॉसिबल स्लिप डायरेक्शंस है ना वो यहाँ पर बताई गई हैं कि बीसीसी मेटल्स के अंदर 110 फेवरेट स्लिप प्लेन होता है, 112 स्लिप प्लेन होता है, 123 की फैमिली के क्रॉस मूव करती है, 111 करती है, और जो डायरेक्शन फैमिली है वो 111 है। इसी तरह यहाँ पे तमाम का बताया गया है, आयनिक का और कोवलेंट का, जो जिनके एफसीसी और एचसीपी मटेरियल्स के अंदर ये स्लिप पॉसिबल जो फेवरेट स्लिप प्लेन्स और स्लिप डायरेक्शंस हैं, तो इन्हीं इन्हीं को यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना फेवरेट स्लिप डायरेक्शंस और स्लिप प्लेन्स होते हैं।